बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2016 का सेकंड सप्लीमेंट्री पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन बी के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। Let's start. Question number 11. What will be the value of E naught of the cell for the reaction? अब ये हमें रिएक्शन दिया गया है, इसका आपने E naught फाइंड आउट करना है। मतलब आपको इसका मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स दी जाएंगी, वैल्यूज, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, इज दिस रिएक्शन फिजिबल, रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। यानी ये जो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है तो क्या ये ठीक है, ये फिजिबल रिएक्शन है, ये भी चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। जब हम E नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव में आई तो हम कहेंगे यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। अगर E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू नेगेटिव में आई तो हम कह देंगे कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको कौन सी पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, लिखा हुआ है कि ये आपको कैथोड की भी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है और आयरन की भी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, ठीक है। तो यानी ये E नॉट ऑफ द सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर्स में 2013 फर्स्ट, सेकंड और 2016 का सप्लीमेंट्री 1, ठीक है, इन सब में जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखें क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है, तमाम पेपर्स में अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करके करेंगे तो आपसे हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक इक्वेशन लिखी जो आपको दी हुई थी, पहले पेपर में जो दी हुई है वही आपने लिखी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको तो फाइनल इक्वेशन दी हुई है, तो जब फिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपने इस फाइनल इक्वेशन से दोबारा से पहले दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो आपके पास इलेक्ट्रोड है वो यानी ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, यानी कौन सा मेटल एटम या आयन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या कौन रिडक्शन शो कर रहा है, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी में आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख के उसके ऊपर एरोज लगाने हैं, ठीक है। मीन्स के कैडमियम जो है वो कैडमियम +2 से कैडमियम सॉलिड में जा रहा है और उसकी हो रही है रिडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। और आयरन 0 से +2 में जा रहा है, ठीक है, तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप यहाँ पे इस पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन। अब आपको ये एरो लगाने से अब इजी हो गया कि आप दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो अब आप ऊपर हेडिंग देंगे रिएक्शन इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन यानी रिएक्शन की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे कि आयरन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का आपने लिखा आयरन Fe से Fe+2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन आपने शो कर दी, कैडमियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम में जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पर आपने प्रॉपरली दो इक्वेशंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की शो कर दी हैं, ठीक है। साथ आप कोशिश करें कि आप जो सॉलिड मेटल्स हैं उनके साथ S और जो एक्वस यानी आयंस हैं उनके साथ एक्वस का साइन ज़रूर डालें, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा इलेक्ट्रॉन्स को कट ऑफ करते हैं। हमारे पास अगेन वही जो है हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इससे हमें ये फ़ायदा हुआ इक्वेशन से कि हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पता चल गया, ठीक है। यानी हमने आयरन के साथ लिख दिया कि आयरन जो है वो एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। आयरन का इलेक्ट्रोड एनोड एक्ट कर रहा है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और जो है वो आपके पास कैथोड जो है वो कैडमियम जो है वो कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। कैडमियम कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है, और उस पर रिडक्शन होगी, ठीक हो गया। और साइंस में आना आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि साइन यानी जो ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया एनोड कैथोड का पता चल गया, ठीक है, क्योंकि अब हमें E नॉट ऑफ द सेल में लगाना था कि कौन एनोड एक्ट कर रहा है कौन कैथोड एक्ट कर रहा है, तो ही हमें E नॉट ऑफ द सेल का जो है वो फार्मूला हम लगा सकते थे। दैट्स वाई हमने इस यानी एक जो ओवरऑल इक्वेशन थी उससे दो इक्वेशंस बनाई हैं, उससे हमें एनोड एंड कैथोड का पता चल गया। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कैथोड है, ठीक है। तो अब हम E नॉट ऑफ द सेल लिखेंगे तो हम कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगी तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब हम कैडमियम E नॉट ऑफ द कैडमियम में से E नॉट ऑफ द आयरन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें E नॉट ऑफ द कैडमियम माइनस E नॉट ऑफ द आयरन, और ये कैडमियम का था ये आयरन का था, ये फिर माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा +0.03
7 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब प्लस में आंसर आया ई नॉट ऑफ द सेल, तो हम लिखेंगे एज ई नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव सो द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर सेम इसी तरह का उल्टा आ जाता, ठीक है, नेगेटिव साइन में नेगेटिव आ जाती, तो आप ये स्टेटमेंट क्या लिखते, एज ई नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव सो द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ठीक है। जब गिवन रिएक्शन फिजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका उल्ट रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा, ठीक है। उल्ट रिएक्शन, द रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यानी अभी जो फॉरवर्ड जा रहा है वो तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से प्रॉपरली जो है वो लिखना है, अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्स में अगर आ जाता है, ठीक है, ये फिजिबिलिटी के रिएक्शंस ऐसे ही होंगे, आपको इक्वेशन दी होगी, एरो लगाना है, फिर दोनों रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है, उसे एनोड कैथोड का पता चलेगा, फिर ई नॉट ऑफ द सेल में डालेंगे और एट द एंड पॉजिटिव या नेगेटिव ई नॉट ऑफ द सेल से हम ये बता देंगे कि ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, SiC is an important ceramic material and it is produced by allowing sand to react with the carbon at high temperature, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी हुई है, अब बताया हुआ कि 100 kg सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन एक्सेस में ले लिया है, सैंड की दे दी है वैल्यू, ठीक है, और उससे हमारे पास 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड बन रहा है। अब ये वैल्यूज़ आपके पेपर में चेंज भी आ सकती हैं, हो सकता है रिएक्शन यही हो और वैल्यूज़ हों कि 100 kg ऑफ सैंड की जगह वो लिखते हैं 200 kg ऑफ द सैंड या 150 kg ऑफ द सैंड, ठीक है, और उससे आपको बताया हो कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि 51.4 kg बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो kg में गिवन है प्रोडक्ट, तो ये एक्चुअल यील्ड गिवन है, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली तरीके से जो है वो कौन सी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर उन दोनों को यूज़ करते हुए परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है नहीं, एज इट इज़ नहीं रिपीट हुआ, बल्कि परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन 2016 के थर्ड पेपर में आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा चेंज के साथ आया है, स्लाइड चेंज के साथ, मतलब आपको इक्वेशन डिफरेंट दे दी गई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कार्बन एक्सेस में है, इसलिए हम सिंपल जो है वो कंपैरिजन करेंगे सैंड का सिलिकॉन कार्बाइड के साथ और उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे जितनी बन रही है, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड 60 और फिर मोल्स, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 60 1.67 मोल्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, SiO2 का SiC के साथ कंपैरिजन करेंगे कि अब देखिए इक्वेशन में भी हमें यही पता चल रहा है ना कि 1 मोल ऑफ SiO2 1 मोल ऑफ SiC बना रहे हैं, ठीक है। तो 1.67 मोल्स भी उतने ही बनाएंगे, ठीक है, 1.67 मोल्स ऑफ SiC ही बनाएंगे। तो अब हम सिलिकॉन कार्बाइड का मास फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज इक्वल्स टू 40, और ये आपने प्रॉपरली कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। आपने लिखना है कि 28 + 12, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस्ड, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स हमारे पास आए थे 1.67, मोलर मास 40, तो 66.67 इज द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड तो दी हुई थी 51.4 ग्राम्स, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 77%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन ब्रीफली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो एक न्यू क्वेश्चन है जो कि पिछले पेपर्स में नहीं डिस्कस हुआ, ठीक है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये शॉर्ट के अलावा लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस कम है तो लॉन्ग में ये पूरा जो है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पूछा है, तो एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी होती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती है, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा आपने वही लिखना है, ठीक है। सिंपल जो क्लोज पैकिंग है वो क्या होती है, अ बॉटम लेयर A ऑफ द स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, अ सेकेंड लेयर ऑफ B ऑफ सेकेंड लेयर B ऑफ द स्फीयर्स इज प्लेस्ड अबव द लेयर A, ठीक है। यानी एक तो पहले लेयर A को रखा जाता है ना, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यानी ये लेयर A है जिसको ग्राउंड में रखा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ना थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए ताकि हमें इसके
स्पेसेस भी तो नज़र आए ना। ठीक है, इस तरीके से जब हम इस तरीके से इसको करते जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आता जा रहा है कि यहाँ पर ये और ये होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इसको देखना है आपने कि बॉटम पे लेयर ए है स्फीयर्स की, जिसको हम ग्राउंड में रखते हैं। फिर सेकेंड लेयर बी ऑफ द स्फीयर्स इज प्लेस्ड ऑन द लेयर ए, उसको लेयर ए के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब ईच लेयर ऑफ बी रेस्ट्स अबव द होल इन द बॉटम लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि बॉटम लेयर में जो होल नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर अगर हम रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें होल नज़र आ रहा था, उस होल के ऊपर हम दूसरी बॉल रखें, यहाँ पे भी होल के ऊपर दूसरी बॉल रखें, यहाँ पे भी होल के ऊपर दूसरी बॉल रखें, तो अगर ईच लेयर ऑफ द स्फीयर बी उसको हम रेस्ट करें, रखें अबव अ होल यानी इन द बॉटम लेयर, तो फिर क्या होगा हमारे पास, द स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तो अब जब सेकेंड जो लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, सेकेंड लेयर आ जाएगी, तो अब उस सेकेंड लेयर से ऊपर से हम झांकेंगे, देखेंगे तो हमें दो तरीके के होल्स नज़र आ रहे हैं। एक से बिल्कुल नीचे ग्राउंड नज़र आ रहा हुआ करेगा और एक से जो है वो हमें जो है वो बॉल नज़र आ रही होती है। ठीक है, एक से बिल्कुल नीचे ग्राउंड नज़र आएगा। ठीक है, यानी पहली लेयर के बाद जब दूसरी लेयर रखी, दूसरी लेयर जब हमने रख दी, तो उसके बाद हमें अब क्या नज़र आ रहा है, दो तरीके के होल्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब वो दो तरीके के होल्स क्या होंगे ये देखें। द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल होल्स नज़र आ रहे होंगे और एक ऑक्टाहेड्रल होल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द स्फीयर इन द बॉटम लेयर। ठीक है, अच्छा, अब ये टेट्राहेड्रल होल्स हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं, बॉटम लेयर के अंदर जो स्फीयर है ना उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल होल्स कहाँ नज़र आ रहे हैं, इट इज़ प्रेजेंट अबव द वाइड इन द बॉटम लेयर, यानी बॉटम लेयर के में जो हमें बिल्कुल सुराख नज़र आ रहा है, जिसे ग्राउंड नज़र आ रहा है, तो उसके उस पे ये वाले ऑक्टाहेड्रल होल्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको साथ अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर्ली बॉल्स रख रहे हैं और उसमें हमें बॉटम लेयर और जो है वो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर जो है वो क्लियर हो रही हैं। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होल्स की शेप भी आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब हम सेकेंड लेयर के बाद हम आ जाते हैं, सो व्हेन अ थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर इज एडेड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो जब थर्ड लेयर रखते हैं तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हमने कौन से होल को फिल करना है। यानी हमने जो सेकंड लेयर के बाद हमें जो दो होल्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर उनमें से अगर टेट्राहेड्रल होल्स को फिल करेंगे तो एक तरह की पैकिंग बन जाएगी, और ऑक्टाहेड्रल होल्स को फिल करेंगे थर्ड लेयर में तो वो दूसरी तरह की पैकिंग बन जाएगी। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम देखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इफ द थर्ड लेयर ऑफ द स्फीयर इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द टेट्राहेड्रल होल्स। ठीक है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तब बनेगी जब हम टेट्राहेड्रल होल्स जो हमें नजर आ रहे हैं उनके ऊपर हम बॉल रखेंगे थर्ड लेयर पे, देन दिस थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द बॉटम लेयर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट एंड इट इज यूजुअली रिटन एज ए बी और 1-2-1-2 पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यानी यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि बिल्कुल फर्स्ट लेयर में हमने क्या किया कि स्फीयर्स को ग्राउंड पे रख दिया। ठीक है, वो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब सेकंड लेयर में हमें कहा गया कि हमने ना क्या करना है कि सेकंड लेयर में हमने ना बॉल के ऊपर बॉल नहीं रखनी, यानी ब्लू बॉल इसके ऊपर नहीं रखनी, ब्लू बॉल बल्कि हमने बॉल के ऊपर नहीं रखनी, हमने कहाँ रखनी है, ये जो बॉल सब बॉल्स के बीच में थोड़ा सा होल नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ये वाला होल छुप जाएगा। ठीक है, ये वाला भी होल छुप जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला भी छुप जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास देखें नीचे क्या हो रहा है कि एक ये जो दरमियान में ना हमें अभी तक ज़मीन नज़र आ रही है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल होल कहेंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये टेट्राहेड्रल होल बन जाता है, और इसमें हम जैसे अगर ये ए था, बी हमने यहाँ पे रखा, अब ए को जब हम दोबारा से इस टेट्राहेड्रल होल के ऊपर दूसरा एक दोबारा से बॉल रख देंगे ना इस तरीके से,
इस तरह से रख देंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये तो आपने बिल्कुल जो पहले वाली ए वाली बॉल थी उसके ऊपर ही रख दिया, यानी ऐसे जा रही थी ना, उसके ऊपर ही आपने ये वाली ए वाली बॉल रख दी है, ठीक है। यानी फर्स्ट लेयर की जो ए बॉल थी उसके ऊपर सेकंड के बाद थर्ड लेयर आपने बिल्कुल उसके ऊपर रख दी है। तो इट मीन्स कि ये ए बी अब लेयर बनना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर ये हो गई येलो वाली, सेकंड लेयर ये हो गई। जब सेकंड लेयर के बाद हमें जो है ना 2 टाइप्स के होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक जिसमें ज़मीन नज़र आ रही है और एक जिसमें हमें फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल होल्स फिल करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होल्स तो बिल्कुल अलग होंगे, ए बॉल इधर है, बी बॉल इधर है, और ऑक्टाहेड्रल होल्स फिल करेंगे तो सी बॉल इधर चली जाएगी, यानी तीनों लेयर्स की बॉल्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इफ द थर्ड लेयर ऑफ द स्फीयर इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द ऑक्टाहेड्रल होल्स देन दिस थर्ड लेयर इज नॉट आइडेंटिकल टू द बॉटम लेयर। ये बॉटम लेयर यानी फर्स्ट लेयर के साथ ए वाली लेयर के साथ आइडेंटिकल नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट एंड इट इज यूजुअली रिटन एज ABC और 1 2 3 1 2 3 पैटर्न। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने वो जो मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगी क्लोज पैकिंग की, ठीक है, तो पहले आपने वो देखनी है, वो देख के अंडरस्टैंड करके फिर आपने ये जो पीडीएफ में इसका डाटा होगा, इसकी डेफिनेशंस होंगी क्लोज पैकिंग की, फिर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर से हमें पता चलता है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी या जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी थर्ड लेयर से, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने याद करनी है, पहले अंडरस्टैंड कर लेनी है वीडियो से, ठीक है। क्योंकि इसमें तो हमने अभी डायरेक्ट पिक्चर ली हुई है ना, तो उस वीडियो में मैं जो है वो प्रैक्टिकल करके बॉल्स रख के बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लाज्मा शुड हैव। तो प्लाज्मा की जो यूजेस हैं वो 2016 के थर्ड पेपर में पूछे हुए हैं। इसका मतलब है कि प्लाज्मा के यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये भी हमने एज इट इज़ 2016 के फर्स्ट पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन द लाइमन सीरीज़। अब देखें आपसे जब लाइमन सीरीज़ के बारे में वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा चुका है, अगर हम ये सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा तो उसको ऊपर आपने ये भी डालना है, ठीक है। अभी मैं इस पर डाल लेती हूँ, हाँ ये, ठीक है। तो अब आपको जब लाइमन सीरीज़ का सिखा दिया गया तो इसका मतलब है लाइमन के बाद बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्न, ये सब की सब आपको फाइंड आउट करनी आ जानी चाहिए, क्योंकि अब इट मीन्स कि ये अंडरस्टूड हो गई ये बात कि अब आपको किसी भी सीरीज़ का जब वेव नंबर पूछा जाएगा तो आप बेशक वो फर्स्ट लाइन हो, सेकेंड लाइन हो, लिमिटिंग लाइन हो, तो आप ईजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, पहले तो हम बताएंगे कि लाइमन सीरीज़ में क्या है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n 2 3 एंड सो ऑन, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से 2 से 3 से 4 से या इन्फिनिटी से कहीं से भी n1 ऑर्बिट में आता है, 2 n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो देन इट इज़ लाइमन सीरीज़, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर ग्राउंड स्टेट 1 होगी तो ये लाइमन सीरीज़ हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट 2 होगी तो ये बाल्मर सीरीज़ होगी, और ग्राउंड स्टेट 3 हो जाएगी तो ये हमारे पास पास्चन, फिर ये ब्रैकेट और पी फंड, ठीक है, पी फंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट्स शो हुई हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसका रीजन देख लें तो रीजन में लाइमन सीरीज़ जो है वो हमारे पास किस में फॉल करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो अल्ट्रावायलेट के बाद होता है विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में हमारे पास बाल्मर सीरीज़ लाई करती हैं, और उसके बाद ये तीनों जो है वो IR में लाई करती हैं, ठीक है। अगर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है इस तरीके से देखें तो पहले UV होती हैं, फिर विजिबल होती हैं, फिर IR रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो UV जो है वो लाइमन सीरीज़ UV में लाई कर मतलब जो लाइमन सीरीज़ हैं वो UV पार्ट में लाई करती हैं, बाल्मर सीरीज़ विजिबल में, और ये तीनों जो है वो IR रीजन में रेडिएशंस लाई करती हैं, ठीक है। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने बता दिया कि हमारे पास जो लाइमन सीरीज़ है उसका ग्राउंड स्टेट कौन सा है, 1 है, और एक्साइटेड स्टेट 1 से ऊपर कोई भी यानी 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसका हमने लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे,
फर्स्ट लाइन के लिए हमने लिखा कि N2 से N1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी हायर जो है वो N2 है और उससे 1 पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लगाया, यानी फार्मूला तो आपने याद करना है, ठीक है। 1.09678 10⁻⁷, यानी ये माइनस वगैरह नहीं है, ठीक है, ये 10⁻⁷ है, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से है, यानी आपने पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटा वो लगाना है, फिर हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटा उसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये फार्मूला ये वाली वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगी तो फिर आपका आंसर भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से करके लिखना है, जैसे होता है ना 6 7 8, ये देखें ये 6 7 8 है, ये 9 है और ये 10 है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट लगा दें, ठीक है। कुछ इस तरीके से हिंट्स रख लेता है तो उसको इंसान फिर उसको याद रह जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास वर्ड्स मेरे ख्याल में 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं टोटल। तो आपने यहाँ पे 6 से आगे 7 पावर 7 लगा देनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82.26 10⁵ पर मीटर, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने डैश भी लगानी है जिससे ये वेव नंबर शो होगा। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आपने वेव नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब सेकेंड लाइन इन द लाइमन सीरीज़ कैसे होगी, यानी जब 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी जब 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा ये फर्स्ट लाइन होगी, जब 3 से 1 में आएगा सेकेंड लाइन होगी, जब इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो ये इन्फिनिटी वाली लाइन होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम वही फार्मूला पुट किया और हायर ऑर्बिट की जगह 3 का स्क्वायर पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास 97.60 10⁵ पर मीटर, ठीक है। और लिमिटिंग लाइन अगर हमने करनी है तो हायर यानी N2 वाले में अल्फ़ा का स्क्वायर पुट कर देना है, सॉरी इन्फिनिटी का स्क्वायर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर का जो है साइड वो सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 109.678 10⁵ पर मीटर, ठीक है। और सारे इसके ऊपर डैशेस भी लगा दें, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, क्लासीफाई द फॉलोइंग AB3 AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स। अब इन्होंने कहा है कि ये जो है ना ये हमारे पास AB3 है या AB4 है, क्या है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा ना तो हम AB3 या AB4 कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लॉन पेयर आ जाएगा तो AB3 मॉलिक्यूल जो है वो AB2E में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर AB4 मॉलिक्यूल होगा तो वो AB3E या फिर AB2E2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली बताना है कि ये AB3 में से कौन सी टाइप है और AB4 में से कौन सी टाइप है, ठीक है। तो जब हम सल्फ़र को देखते हैं तो सल्फ़र के बेसिकली आप रफ स्ट्रक्चर में देख लें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे। तो एक लॉन पेयर इसमें है, यानी इसमें एक लॉन पेयर है और 2 सराउंडिंग एटम्स हैं, यानी AB2E ये बनी है ये वाली स्ट्रक्चर, यानी ये वाला इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। और PH3 फॉस्फोरस जो है वो आपके पास नाइट्रोजन फैमिली में से है, इसके पास टोटल जो है वो 5 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और एक जो है वो लॉन पेयर की फॉर्म में होता है। तो अब इसके पास 3 सराउंडिंग एटम्स हैं A, B3 और E, ठीक है। AB4 में अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो वो AB3E बन जाता है, ठीक है। तो इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, और ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स भी है, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखें हेयर इन द गिवन मॉलिक्यूल्स A सेंट्रल एटम होता है, B सराउंडिंग एटम होता है और E लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से हम जो है वो AB2E जो है वो बोलेंगे SO2 को, ठीक है, और AB3E बोलेंगे PH3 को, ठीक है। दोनों में एक एक लॉन पेयर है, ठीक है। सल्फर पे भी शो करें और फॉस्फोरस पे भी एक एक लॉन पेयर शो करें, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने बताना है कि ये हमने जो अभी शो किया है क्लासीफाई किया वो क्या था। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि AB3 मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई एज AB2E इफ सेंट्रल एटम हैज़ 1 लॉन पेयर, और सिमिलरली इसी तरीके से AB4 मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई एज AB3E इफ सेंट्रल एटम हैज़ 1 लॉन पेयर, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनको AB3 नहीं लिखा बल्कि AB2E लिखा, और AB4 नहीं लिखा, इसको हमने AB3E लिखा क्योंकि इन दोनों में एक एक लॉन पेयर मौजूद था, ठीक है। तो अब फिर हमने बताना है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज, ठीक है। तो अब आपने सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लिखे 6, ठीक है, सराउंडिंग एटम्स 2 हैं,
अब 2 जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड तो बनाता नहीं है, सराउंडिंग एटम्स 2 हैं, और साथ हमने ये भी बता दिया कि ये सराउंडिंग एटम्स क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम और ये सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर्स टोटल 2 हैं, ठीक है। अब हम बॉन्ड पेयर्स को ये नहीं कहेंगे कि बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स को हम 2 कहेंगे, एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, बिकॉज हमने वेस्पर के पोस्टुलेट में पढ़ा था कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विल एक्ट एज सिंगल बॉन्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये अब जो है एक ये बिहेव करेगा बॉन्ड पेयर और एक ये बिहेव करेगा, ठीक है। और साथ हमने बताना है कि 2 जो है वो डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, ठीक है। फिर लॉन पेयर 1 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और एक्चुअल ज्योमेट्री जो होती है वो एंगुलर और बेंट होती है, क्योंकि हमारे पास ये जो डबल यानी 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनको ये लॉन पेयर क्या करता है, इस तरह से यानी रिपल करता है, तो जिसकी वजह से ये बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेनली जो है वो ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ये वाला, ठीक है। तो ये बेंड स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है, और इसका एंगल लेस देन 120 हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन इज इन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री अकर्स, और बॉन्ड एंगल लेस देन 120 का हो गया। और इसमें कौन कौन सी रिपल्शन हो रही है, बिकॉज बॉन्ड पेयर्स एंड लॉन पेयर्स विल हैव रिपल्शंस बिटवीन देम एंड अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट आ जाएगा AB3E मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल है उसको अंडरलाइन किया। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 5 हैं, सराउंडिंग एटम्स 3 हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर 3 हैं, तो लॉन पेयर 1 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो गए हैं। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है, क्योंकि लॉन पेयर बाकी सबको जो है वो थोड़ा सा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जो एटम है प्लेन से उठ जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम प्लेन से उठ जाएगा तो वो पिरामिड बना देगा, ठीक है। अब रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन इन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री अकर। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में जो डिस्टॉर्शन हुई है लॉन पेयर की वजह से हुई है। बॉन्ड एंगल जो है वो अब बिल्कुल जो परफेक्टली टेट्राहेड्रल होता है उससे थोड़ा कम होगा, 109.5 नहीं होगा बल्कि 107.5 होगा। एंड ड्यू टू द लॉन पेयर bond pair and bond pair repulsions, 3 bond pairs and 1 lone pair will arrange at maximum distance, ठीक है। और इसको आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर जहाँ पर आप लॉन पेयर्स भी शो करें, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपने लॉन पेयर शो किए हैं, तो ये ज्योमेट्री होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हुई हुई है और यानी परफेक्टली नहीं है। तो ये जिसमें हमने लॉन पेयर को पूरा शो नहीं किया, बस सिंपल ये हमने एटम्स ही शो किए हैं, यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स। तो ये जो होती है ये हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने बी सेक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।